मूर्ति सुशांत सुप्रिय। पत्थर हो या इंसान, भीतर की आग जब बाहर निकलती है तो यही होता है। हो सकता है आज जो सत्य कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो आपको सुनने में अविश्वसनीय लगे, लेकिन कई बार सच पर यकीन कर पाना आसान नहीं होता। ये सत्य कथा मुझे मेरे एक संवेदनशील मित्र भास्कर ने कुछ अरसा पहले सुनाई। मैं चाहता हूं कि आप सब भी ये दास्तान सुने। भास्कर पिछले 15-20 सालों से देश के आदिवासी इलाकों में आदिवासियों की भलाई के लिए एक एनजीओ चला रहा है। उसका एनजीओ सवेरा आदिवासियों को शिक्षित और जागरूक बनाने की दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहा है। भास्कर दिन रात जंगल पहाड़ आदि की परवाह किए बिना किसी जुनून आदमी की तरह देश के दूर दराज आदिवासी इलाकों में अपने काम में लगा रहता है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल और तेलंगाना के आदिवासी इलाकों में लगभग हर आदिवासी भास्कर और उसके एनजीओ के नाम और काम से परिचित है। महीना भर पहले जब भास्कर कुछ दिनों के लिए दिल्ली आया तो एक दिन मैंने उसे अपने घर खाने पर बुलाया। वहीं बातों बातों में उसने मुझे ये सत्य कथा सुनाई। अब ये अजीब दास्तान आप उसी के शब्दों में सुनिए। कई साल पहले छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिले में सरकार ने आदिवासियों की लगभग 200 एकड़ उपजाऊ जमीन उनसे औने पौने दाम पर जबरदस्ती ले ली। असल में राज्य के एक बड़े उद्योगपति जतन नहाटा ने वहां कोल्ड ड्रिंक बनाने का प्लांट लगाने का मन बना लिया था। नहाटा राज्य के शीर्ष नेताओं और आला अफसरों को जानता था। सभ्यता के अंधकार में चमकती थी जिनकी खुर्राट आंखें। नहाटा को अपना काम करवाने के सभी गुर आते थे, लिहाजा उसे आदिवासियों की ये 200 एकड़ उपजाऊ जमीन सस्ते में ही मिल गई। बहुत से स्थानीय आदिवासी बेघर बार हो गए। उन्होंने विरोध भी किया, लेकिन बेचारे आदिवासियों की सुनता ही कौन है। मुट्ठी भर अमीर लोगों के उल्लास का रंग आदिवासियों के उदासी के रंग का जनक था। उनके आकाश का चांद कीचड़ में सना पड़ा था। रात की पीठ में किसी खंजर के गहरे घाव सा था उनका समय। सीलिंग फैन से टकराकर कट गई तड़पती चिड़िया सा था उनका समय। पानी से बाहर खींच ली गई छटपटाती मछली सा था उनका समय। विस्थापित आदिवासियों की दुर्दशा देखकर जैसे सितारों की आंखें भीग गई थीं, जैसे हवा की बोली में एक बेचारगी सी आ गई थी। स्तब्ध रात में जब हवा चलती तो लगता जैसे नक्षत्र रो रहे हों। आखिर प्लांट बनकर तैयार हो गया। वो एक ऐसी सुबह थी जो रात के रंग की थी। इस फैक्ट्री परिसर में ही जतन नहाटा ने अपने लिए एक शानदार कोठी भी बनवाई जो सुख सुविधा के सभी साधनों से लैस थी। जब कभी सुरक्षा कर्मियों से घिरा नहाटा अपने प्लांट के दौर पर आता तो उसी शानदार मकान में रहता। जख्म पर नमक ये कि नहाटा को आदिवासियों पर कोई भरोसा नहीं था। उनके बारे में उसकी धारणा अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने अपने कारखाने में स्थानीय आदिवासियों को नौकरी नहीं देने के स्पष्ट निर्देश दे रखे थे। गैर आदिवासी मजदूरों को कारखाने में काम करने के लिए दूसरे राज्यों से लाया गया। बेचारे स्थानीय आदिवासी कहीं के नहीं रहे। एक तो उनकी पुश्तैनी जमीन उनसे छीन ली गई थी, दूसरे उन्हीं की जमीन पर बने कारखानों में उन्हें ही नौकरी नहीं दी जा रही थी। मुझसे ये अन्याय देखा नहीं गया। मैं रायपुर में जतन नहाटा से मिला। मैंने उसे बहुत समझाया कि अगर वो अपने प्लांट में स्थानीय आदिवासियों को नौकरी देगा तो वहां के आदिवासियों में उसके प्रति रोष कम हो जाएगा। हालांकि नहाटा मुझे शिष्टता से मिला, लेकिन वो अपने स्टैंड से टस से मस नहीं हुआ। जैसे पत्ते पेड़ों से चिपके रहते हैं, वैसे ही वो चिपका रहा अपने नजरिए से। ये साले झिंगालाला हो लोग किसी काम के नहीं होते। भास्कर बाबू, अगर आप इन आदिवासियों के लिए फिर भी काम करना चाहते हैं तो शौक से कीजिए, मेरी शुभकामनाएं। ये कहकर नहाटा ने मेरी बात टाल दी। उस पल मेरी निगाह से वो ऐसे गिरा जैसे गिरता है कोई दुनिया की सबसे ऊंची इमारत से। दरअसल नहाटा जैसे लोग खुद को काजू किशमिश और मेवा समझते थे, लेकिन वे छिलकों से भी गए गुजरे थे। वे आईने की भ्रामक गहराई को सच समझते थे। ये युग ही ऐसा था कि यहाँ बौने लोग डाल रहे थे लंबी परछाइयां।
हर खोटी 98 रुपए के भाव चल रही थी, जबकि असली रुपया धूल में उपेक्षित पड़ा था। छेनी, हथौड़ा, फावड़ा, रेगमार, खुरपी और हसिया यहाँ रो रहे थे, जबकि हर डकार मारू तोंद यहाँ ऐश कर रही थी। नहाटा के इनकार के बावजूद मैंने अपना प्रयास जारी रखा। बीच बीच में उससे मिलकर मैं उसे समझाने की कोशिश करता रहा। जतन नहाटा से अपनी मुलाकातों के दौरान मुझे पता चला कि उसे प्राचीन और दुर्लभ मूर्तियां आदि इकट्ठा करने का शौक है। एक बार जब मैं रायपुर में उसके बंगले पर उससे मिलने गया तो मुझे उसके ड्राइंग रूम में एक कोने में किसी आदिवासी देवता की बहुत पुरानी आदमकद मूर्ति रखी दिखी। मेरे पूछने पर नहाटा ने मुझे बताया, अभी हाल ही में मैं दांतेवाड़ा में अपनी फैक्ट्री के दौरे पर गया था। तब किसी ने मुझे बताया कि पास के एक आदिवासी गांव की मुखिया के पास किसी आदिवासी देवता की प्राचीन और दुर्लभ मूर्ति है। यह सुनकर मैं उस गांव में गया। मूर्ति देखते ही मेरे मन ने कहा, यह तो संग्रहणीय है, इसे मेरे पास होना चाहिए। इतनी बेशकीमती मूर्ति इन गंवारों के पास क्या कर रही है? लेकिन आदिवासी लोग इसे बेचने के लिए तैयार ही ना हो। वे इसे अपना ग्राम देवता बताते थे और इसकी पूजा करते थे। मैंने उन्हें बहुत लालच दिया पर वे नहीं माने। तब मुझे दूसरे तरीके से इस मूर्ति को हासिल करना पड़ा। मुझे बेचारे आदिवासियों से सहानुभूति हुई। हमने उनकी नदियां, जंगल, पहाड़ सब उनसे छीन लिए थे। उनकी नदियों पर हमने जगह जगह बांध बना दिए थे, जिससे उनकी हजारों एकड़ जमीन पानी में डूब गई थी और वे विस्थापित हो गए थे। हमने उनके जंगल काट डाले थे और उन्हें उनके ही इलाके से बेदखल कर दिया था। हम उनके पहाड़ों से चट्टाने काट काट कर अपने नगर और महानगर बसा रहे थे। वे अपनी आजीविका के लिए जिस प्रकृति की देन पर निर्भर थे, हमने उसका अंधाधुंध दोहन करके आदिवासियों को कहीं का नहीं छोड़ा था। मजबूरी में इनकी युवतियां महानगरों के साहब लोगों के घरों में नौकरानियों का काम कर रही थीं, जहां इनका हर प्रकार से शोषण हो रहा था। हर तरह के शोषण और अत्याचार से तंग आकर इनके युवक हथियार उठा रहे थे और पुलिस से मुठभेड़ों में मारे जा रहे थे। हम अपनी फिल्मों में इन आदिवासियों की वेशभूषा, इनकी बोली और इनके रहन सहन का मजाक उड़ा रहे थे। इन्हें उपहास का पात्र बना रहे थे। हमने इनकी उपजाऊ जमीन पर कब्जा करके वहां फैक्ट्रियां बना ली थी। इतना सब करके भी जब हमारा मन नहीं भरा था, तो अब हम आदिवासियों से इनकी जीवन पद्धति और इनकी देवी देवता भी छीन रहे थे। इस देश के इन मूल निवासियों के साथ हम ये कैसा व्यवहार कर रहे थे? मुझसे रहा नहीं गया और मैंने स्थानीय लोगों के माध्यम से दांतेवाड़ा के उस गांव के आदिवासी देवता की मूर्ति की चोरी की रपट वहां के थाने में लिखवा दी। साथ ही ये सूचना भी दे दी कि वो मूर्ति इस समय जतन नहाटा के घर में है। इस मामले में मैं स्वयं पर्दे के पीछे ही रहा ताकि नहाटा मेरे एनजीओ का नुकसान नहीं करे। लेकिन जतन नहाटा जैसे उद्योगपति के हाथ बहुत लंबे थे। उसने हर स्तर पर रिश्वत देकर मामले को रफा दफा करवा दिया। मैंने मीडिया में भी नहाटा की करतूत का पर्दाफाश करवाया, पर वो राज्य के सत्तारूढ़ दल को चुनाव के समय तगड़ा चंदा देता था। लिहाजा राज्य सरकार ने उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। मन महसूस कर मैंने अपना पूरा ध्यान अपने एनजीओ को चलाने में लगा दिया। अपने एनजीओ के माध्यम से मैं जो भी थोड़ा बहुत इन आदिवासियों के लिए कर सकता था, करता रहा। इसके बाद साल भर में छत्तीसगढ़ से बाहर दूसरे राज्यों के आदिवासी इलाकों में व्यस्त रहा। जब मैं वापस रायपुर लौटा तो एक दिन मुझे पता चला कि रतन नहाटा काफी समय से बीमार था और अस्पताल में भर्ती था। किसी ने बताया कि उसकी दिमागी हालत अब ठीक नहीं थी। यह सुनकर मुझे हैरानी हुई। साल भर पहले तो वो बिल्कुल ठीक ठाक था। उत्सुकतावश नहाटा का पता लगाकर मैं उससे मिलने अस्पताल में पहुंचा। वो उस महंगे प्राइवेट अस्पताल के मनोरोगी वार्ड में भर्ती था। डॉक्टरों से पूछने पर पता चला कि उसे एक्यूट पैरानोइया और स्किज़ोफ्रीनिया जैसा कुछ मर्ज हो गया है। वहां मौजूद उसके घरवालों ने बताया कि उसे काल्पनिक आवाजें सुनाई देती हैं। वो किसी अदृश्य व्यक्ति से बातें करता है। उसे ये भय भी सताता रहता है कि कोई उसकी हत्या करने के लिए आ रहा है। कभी वो अवसादग्रस्त हो जाता है, कभी हिंसक हो उठता है, वगैरह। उसकी पत्नी वसुंधरा रोते हुए कहने लगी, भाई साहब, पता नहीं इन्हें क्या हो गया है।
इलाज का भी कोई फायदा नहीं हो रहा। मैंने उसे सांत्वना दी और हिम्मत से काम लेने के लिए कहा। हालांकि डॉक्टर मुझे नाहटा से मिलने देने के लिए पहले राजी नहीं हुए, लेकिन अपने जोखिम पर मैंने डॉक्टरों को मना लिया। सावधान रहिएगा, एक डॉक्टर ने मुझे चेतावनी दी। जब मैं नाहटा के कमरे में दाखिल हुआ तो वो अपने बिस्तर पर उकड़ू बैठा हुआ दीवार को घूर रहा था। उसकी दाढ़ी बेतरतीबी से बढ़ी हुई थी। उसके सिर के अधिकांश बाल इस थोड़े से अरसे में ही सफेद हो गए थे। मैंने धीरे से उसका नाम लिया और वो मेरी ओर पलटा। कुएं के तल पर जो आदिम अंधेरा होता है, वैसा कुछ उसकी आंखों में भरा हुआ था। वो मुझे घूर रहा था, खोई हुई निगाहों से, जैसे उसके लिए चेहरों के कोई नाम ना हो, दिनों का कोई वार ना हो। फिर भी मैंने उसे धीरे से अपना नाम बताया और अचानक जैसे वो अंधेरे को लांघ कर रोशनी में लौट आया, उसके चेहरे की उदास मुस्कान में पहचान का मध्यम बल्ब जल उठा। ये सब कैसे हुआ? मैंने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। मूर्ति, वो अस्पष्ट सा कुछ बुदबुदाया। जाहिर है वो उस आदिवासी देवता की मूर्ति की बात कर रहा था। उसकी सहमी हुई आंखों में एक गूंगा रोदन था। क्या हुआ? मैंने कोमल स्वर में पूछा। उस मूर्ति में आदिवासियों ने जादू टोना कर दिया है। वो मूर्ति नहीं, काला जादू है। रात में वो मूर्ति किसी भयानक जीवित आदमी में बदल जाती है। एक रात जब मैं सो रहा था, वो मूर्ति वाला आदमी मेरे बेडरूम में घुस आया। मेरी छाती पर चढ़कर वो मेरा गला दबाते हुए कहने लगा, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। बहुत मुश्किल से जान बचाकर मैं वहां से भाग पाया। मेरे घरवाले और डॉक्टर सब मुझे पागल समझते हैं। कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन मैं सच कह रहा हूं, मैं पागल नहीं हूं। भास्कर बाबू, मुझे बचा लो। उसकी चेतना की मुहाने पर दुस्वप्नों की दस्तक थी। हो सकता है आपने कोई बुरा सपना देखा हो। यह सब आपका वहम भी तो हो सकता है। उसके कंधे पर हाथ रखकर मैंने उसे सांत्वना दी। उसकी देह बर्फ की सिल्ली सी ठंडी थी। उसकी आंखों में अंतरिक्ष का काला खोखल भरा था। पहले मुझे भी ऐसा लगा था, लेकिन उस रात के बाद भी जब 2-3 बार वही मूर्ति वाला भयानक आदमी उसी तरह बेडरूम में मेरी छाती पर चढ़कर मेरा गला दबाने लगा, तो मैं समझ गया ये कोई काला जादू है। अंधेरे में उसकी जलती कोयले सी दहकती आंखें मैं नहीं भूल सकता। नाहटा ने कहा। वो पाशविक अंधेरे में लिपटा था। उसके धूप विहीन चेहरे में धसी ऊष्मा रहित आंखें डरावनी लग रही थी। अब वो मूर्ति कहाँ है? मैंने पूछा। मेरे मकान के तहखाने में, लेकिन मैं अब उस मकान में वापस नहीं जाऊंगा। नाहटा के चेहरे पर भय की रेखाएं फैलने लगी थी। अचानक वो चीखा, देखो देखो, वो मुझे मारने आ रहा है, बचाओ बचाओ। वो डर के मारे चिल्ला रहा था। उसका चेहरा राख के रंग का हो गया था। वो जैसे अपने दुस्वप्नों के भंवर में फंसा छटपटा रहा था। फिर जैसे गाड़ी का गियर बदल जाता है, ठीक वैसे ही उसके हाव भाव में परिवर्तन आ गया। अब वो गुस्से में आ गया था। मैं आशंकित होकर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसने कुर्सी उठाई और दीवार पर निशाना साध कर किसी अदृश्य व्यक्ति पर वो कुर्सी दे मारी। डॉक्टरों ने मुझे फौरन कमरे से बाहर बुला लिया। फिर कुछ वार्ड बॉयज ने आकर नाहटा को पकड़ा। वो लगातार उनसे छूटने के लिए जद्दोजहद कर रहा था, जैसे उसकी धमनियों में बाढ़ का शोर हो, शिराओं में सुनामी आ गई हो, सांसें किसी चक्रवात की चपेट में हो। बहुत मुश्किल से डॉक्टर उसे शांत कराने के लिए सोने का इंजेक्शन लगा पाया। हालांकि नाहटा ने आदिवासियों के साथ जो किया था, मैं वो जानता था, लेकिन फिर भी मुझे उसकी हालत पर तरस आ गया। उसका जीवन मौत से ज्यादा निर्मम हो गया था, पर मेरे पास फुर्सत नहीं थी। मैं अपने एनजीओ के काम में व्यस्त हो गया। 2 माह बाद जब मैं दोबारा रायपुर लौटा, तो वही मुझे ये खबर मिली कि पागलपन की हालत में ही जतन नाहटा ने अस्पताल के कमरे में आत्महत्या कर ली थी। पता चला कि एक रात उसने खिड़की का कांच तोड़कर उस कांच से अपने हाथ की नस काट ली। किसी ने बताया कि अपने अंतिम दिनों में वो किसी मूर्ति वाले भयानक आदमी से बुरी तरह डरा रहता था। उसे पागलपन के भयानक दौरे पड़ते थे। ये सुनकर मैं सोचने लगा, इंसान अपने लिए स्वयं ही सोने चांदी की बेड़ियां और हथकड़ियां बना लेता है, और ऐश्वर्य के कारावास भी। दौलत की हवस आदमी से क्या क्या नहीं करवाती।
वो दूसरों का हक मारता है, औरों के हिस्से की धूप, पानी, हवा, आकाश छीनता है, लेकिन अंत में सब कुछ यहीं धरा रह जाता है। आगे केवल अर्थी होती है, चिता होती है, अस्थियां होती हैं, बस। नाहटा की ऐसी मौत की खबर सुनकर मुझे अफसोस हुआ, लेकिन बार बार मूर्ति वाली ये अजीब बात याद आती है। इसलिए एक दिन मैं नाहटा की पत्नी वसुंधरा से मिलने उसके बंगले पर पहुंचा। उसकी पत्नी से संवेदना व्यक्त करते हुए मैंने आदिवासी देवता की उस प्राचीन मूर्ति के बारे में जानना चाहा। वो तो तहखाने में पड़ी है। नाहटा की पत्नी वसुंधरा केवल इतना ही बता पाई। तब मैंने उसे उस मूर्ति के बारे में सारी बात बताई कि कैसे उसे दंतेवाड़ा के एक स्थानीय आदिवासी गांव से चुराकर यहां लाया गया था। मैंने इच्छा प्रकट की कि वो मूर्ति वापस उसी आदिवासी गांव के निवासियों को सौंप दी जाए जहां से वो चुराई गई थी। वो वहां के देवता की मूर्ति थी। उस गांव के आदिवासी उस मूर्ति की पूजा करते थे। ये उनकी परंपरा का अभिन्न अंग था। ले जाइए इसे। हमारे लिए तो ये केवल दुर्भाग्य लेकर ही आई। इसी के कारण इनकी जान चली गई। आदिवासी देवता की वो प्राचीन मूर्ति मुझे सौंपते हुए नाहटा की पत्नी वसुंधरा रोने लगी थी। उस मूर्ति को छू कर देखने पर न जाने क्यों मुझे भी ऐसा लगा जैसे वो कोई साधारण मूर्ति नहीं थी, जैसे उसके सीने में दिल जैसा कुछ धड़क रहा था। मैंने वो मूर्ति उस गांव के आदिवासियों को वापस लौटा दी, जहां पहले की तरह ही अब वे अपने धार्मिक रीति रिवाजों और परंपराओं का पालन करते हैं। मैंने बहुत प्रयास किया कि जतन नाहटा ने अपना प्लांट बनाने के लिए आदिवासियों की जो 200 एकड़ जमीन ले ली थी, वो उन आदिवासियों को वापस लौटा दी जाए। दरअसल नाहटा की पत्नी वसुंधरा उस जमीन को अपशकुनी मानती थी, इसलिए उसने वो जमीन सरकार को वापस लौटा दी। लेकिन नीति नियंताओं और अधिकारियों ने वो जमीन वापस आदिवासियों को देने के एवज में मुझसे लाखों रुपए की रिश्वत मांगी। मेरे पास इतने रुपए नहीं थे, इसलिए कुछ नहीं हो सका। अब उस जगह पर एक वीरान खंडहर है, जहां जंगली घास और विषैली वनस्पतियां उगती हैं और मच्छर पनपते हैं। लोग बताते हैं कि ढही हुई रातों में जब पीला खंडित चांद उस खंडहर पर उगता है तो वहां का पूरा दृश्य भुतहा हो जाता है। तो ये थी वो अजीब दास्तान, वो त्रासद कथा जो मेरे मित्र भास्कर ने मुझे सुनाई। कभी कभी मुझे लगता है जैसे उस उद्योगपति जतन नाहटा का पागलपन और उसकी मौत आदिवासी देवता द्वारा लिया गया बदला थी। आदिवासियों से उनकी जमीन छीन लेने का बदला, आदिवासियों की जीवन पद्धति, परंपराओं और आस्था पर वार करने का बदला। जैसे वो मूर्ति हिसाब चुका रही थी। पाठकों, सच क्या है मैं नहीं जानता। इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। यदि भास्कर की माने तो पत्थर हो या इंसान, भीतर की आग जब बाहर निकलती है तो यही होता है। कहानी समाप्त।